स्वतंत्रोत्तर नागपुरी साहित्य एक शास्त्रीय अध्ययन केकर कृति आहे। ऑप्शन नंबर पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा बिमलेश्वरी सिंह, तीसरा डॉक्टर राम प्रसाद और चौथा ऑप्शन नंबर है योगेंद्र नाथ तिवारी। ये जो है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा, ये आंसर जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, अरे जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम क्लास नंबर जो लाए हैं सेट नंबर नागपुरी का सेट नंबर 25, जो कि जैसे CGL और JPSC जो 11th JPSC है, यह दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा VVI इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है नागपुरी लैंग्वेज पेपर का क्लास है ना। ठीक है, ये नागपुरी लैंग्वेज पेपर का क्लास है और चैनल का नाम एडी झारखंड क्लासेस है। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो 886388 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, एक नागपुरी में जो है ये नहीं है, नागपुरी में पेरवा कर माने क्या होता है। नागपुरी में पेरवा कर माने का होवेला। ऑप्शन नंबर पहला है खरगोश, दूसरा कबूतर, तीसरा कछुआ और चौथा कौआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो पेरवा होता है ना, ये नागपुरी में कबूतर को ही पेरवा कहा जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी में गोतिया कर मतलब का होवेला। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी में गोतिया कर मतलब का होवेला। देखिए ये सब जो प्रश्न है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर पहला है चाचा, दूसरा मेहमान, तीसरा चाचा का बेटा और चौथा है पड़ोसी। तो ये चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका मेहमान जो है, यानी कि गोतिया का मतलब होता है मेहमान। ठीक है, मेहमान को ही नागपुरी में गोतिया कहा जाता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में गोतिया किसे कहते हैं, है ना। लेकिन हम लोग में क्या चलता है हिंदी में गोतिया हम लोग जो बोलते हैं ना, जैसे कि हम लोग के ही कास्ट के मतलब बगल वाले घर में हो तो उसको हम लोग गोतिया कहते हैं। लेकिन ये नागपुरी में ऐसा नहीं है ना, यहाँ गोतिया मेहमान को कहा जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जो कि CGL के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए क्या कहता है तीसरा नंबर प्रश्न, आदिवासी नागपुरिया संगीत कर रचनाकार के हकई। आदिवासी नागपुरिया संगीत कर रचनाकार के हकई। ऑप्शन नंबर पहला है अशोक पागल, दूसरा एतवा उरांव, तीसरा संत कुमार पांडे और चौथा धनेन्द्र प्रवाही। तो ये चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 एतवा उरांव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि एतवा उरांव ही ना आदिवासी नागपुरिया संगीत कर रचना किए थे। ठीक है, ये वीडियो कैसा लग रहा हो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, बिकॉज बहुत सारे लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट जरूर कीजिए, है ना। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्वतंत्रोत्तर नागपुरी साहित्य एक शास्त्रीय अध्ययन केकर कृतियाँ है। ये पूरा कृति का नाम है, ये जो है ना ये पूरा बुक है ना। स्वतंत्रोत्तर नागपुरी साहित्य एक शास्त्रीय अध्ययन केकर कृतियाँ है। ऑप्शन नंबर पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा बिमलेश्वरी सिंह, तीसरा डॉक्टर राम प्रसाद और चौथा ऑप्शन नंबर योगेंद्र नाथ तिवारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डॉक्टर राम प्रसाद के द्वारा यह कृति जो है लिखा गया है, रचना किया गया है। कौन सा, स्वतंत्रोत्तर नागपुरी साहित्य एक शास्त्रीय अध्ययन। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जितने भी इसमें क्वेश्चंस है ये सेट में, या फिर अगर आपने अभी तक ये 25 नंबर क्वेश्चन सेट नंबर है नागपुरी का, है ना, जो कि जैसे CGL और 11th JPSC के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक और 23 सेट पीछे नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें, है ना। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन रचनाकार नागवंशम मिथक, और ये नागवंशक मिथक एक बुक हो गया और दूसरा बुक स्टार्ट करता है, और इतिहास और लोक साहित्य
कर रचना किया है। निम्न में से कौन वो कवि है, कौन रचनाकार है, मतलब कि निम्न में से वह कौन रचनाकार है या कवि है या लेखक है, कुछ भी हो, जो कि नागवंशम मिथक या फिर और एक और बुक है इतिहास और लोक साहित्य, कौन किया है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन तो अभी दिख नहीं रहा फिलहाल। हाँ चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर पहला है रेव कोनराड बुकआउट, दूसरा जॉर्ज अब्राहम ग्रिशियन, तीसरा बिमलेश्वरी सिंह और चौथा फादर जॉन क्रिकेटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिमलेश्वरी सिंह जो हैं ये नागवंशक मिथक और इतिहास और लोक साहित्य का रचना किए हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नागपुरी कवि को पीटर शांति नौरंगी हीरा नागपुर सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन नंबर पहला है गोविंद शरण लोहार, दूसरा मधु मंसूरी हसमुख, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जो है पीटर शांति नौरंगी का जो सम्मान है गोविंद शरण लोहार और मधु मंसूरी हसमुख दोनों को मिला है। और बताइए भाई, ये तो पता चल गया कि ये दोनों को मिला है, लेकिन ये दोनों कौन से क्षेत्र से जुड़े थे? तो देख लीजिए यहाँ नोट में लिखा गया है, उपयुक्त दोनों कवियों को जो नागपुरी संगीत के क्षेत्र में यह पीटर शांति नौरंगी हीरा नागपुर का सम्मान दिया गया है या फिर पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि गोविंद शरण लोहार क्या थे, वो एक संगीतकार थे, इसीलिए उनको नागपुरी गीत संगीत के क्षेत्र में ये पीटर शांति नौरंगी पुरस्कार मिला है और मधु मंसूरी हंसमुख इन्हें भी मिला है। ठीक है, तो ये दोनों संगीत क्षेत्र से ही संबंधित है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सादरी नागपुरी शब्दकोश में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही डीपली कराया जाता है। तो कोई स्टूडेंट सोचते हैं कि ये बहुत ऊपर ऊपर का है, तो नहीं, ये सब डीपली अध्ययन करके किया गया है। ठीक है, तो सादरी नागपुरी शब्दकोश में शब्दों की संख्या कितना है? ऑप्शन नंबर पहला है 2400, दूसरा 3150, तीसरा 2900 और चौथा कितना है? 2700। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 2700 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2700 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट करें। हाँ चलिए 8 नंबर प्रश्न जो है, निम्न में से कौन मर्दाना मनक गीत राग है? मर्दाना मतलब कि कहना चाहता है क्वेश्चन कि कौन सा ना जो मर्दानी गीत है ना उसका राग निम्न में से वह कौन है, निम्न में से कौन कौन है, यही मर्दाना गीत का राग निम्न में से कौन कौन है, यही बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर पहला है झुमटा, चलिए दूसरा नंबर क्या कहता है, दूसरा नंबर है गोलवारी, ठीक है, तीसरा उदासी और चौथा 2 और 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 4 यानी कि 2 और 3। गोलवारी और उदासी जो है मर्दाना गीत कर राग है के। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं जो कि पहेली का है, और पहेली भी बहुत अहम भूमिका निभाता है कोई भी एग्ज़ाम में। 1 से 2 प्रश्न तो रहते ही हैं, पहेली, मुहावरा, कहावत सबसे 1-1, 2-2 प्रश्न रहते हैं, तो इसे भी आप देख लेंगे। एक व्याकरण का है, ठीक है, और एक लोक साहित्य। चलिए 9 नंबर अब प्रश्न देखते हैं। पेट में उंगली सिरे पत्थर ई पहेली कर माने का होवी? ऑप्शन नंबर पहला है नून, केरा, अंगूठी और चौथा ऑप्शन नंबर है डोरी। तो इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 है जो अंगूठी हो जाएगा। ठीक है, अंगूठी। अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो पहेली है, कहावत है, मुहावरा है, ये नागपुरी लैंग्वेज पेपर के जब एग्ज़ाम होता है ना तो ये बहुत ही अहम भूमिका निभाती है ये सब जो है ना, क्योंकि कम से कम 1-2 प्रश्न, जैसे पहेली है तो 1-2 प्रश्न जरूर रहेंगे, मुहावरा है तो 1 से 2 प्रश्न इसमें भी अवश्य रहेंगे, और आपका आ गया पहेली, कहावत हो गया, लोकोक्ति, है ना, तो उससे भी प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये है कि एक नागपुरी लोक साहित्य का पहेली है और एक ग्रामर का पहेली है या फिर लोकोक्ति है, तो दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं होता है, बट आप दोनों को देख लीजिएगा। ठीक है, और वैसे भी पहेली का हम क्लास करा चुके हैं, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, चाहे वो मुहावरा हो, कहावत हो, जो कर लिए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ना। बिकॉज अभी तक जितने भी क्लास करा दिए जा चुके हैं और सेट कराए जा रहे हैं, अगर उतना कर लीजिएगा तो हम वादा देते हैं ना, वादा आपसे करते हैं
आप लोग जितना वीडियो बनाए हैं, उतना देख चुके होंगे, उतना मेहनत किए होंगे ना सीरियसली, तो आपको जो है 90 एवब आने से कोई नहीं रोक सकता है। यूट्यूब पर बहुत लिखा रहता है कि 90 प्लस लाएँ, नहीं, आपका मेहनत उसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है ना। तो आपको करना है, और ये हम दावा के साथ कर सकते हैं कि आप सिर्फ ये टोटल वीडियो देख लीजिए 90 एवब आएगा, है ना। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, बिकॉज अब ज़्यादा दिन नहीं है बचा है एग्ज़ाम का, तो जी जान लगा दीजिए, बिकॉज इस बार ही 23 में एकदम बन के दिखाना है, तो बन के दिखाना है, ठीक ना। तो चलिए 10th नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। जात हीस तो जात हीस, मोके छोड़ राख, ई पहेली कर माने का होवी। जात हीस तो जात हीस, है ना, मोके छोड़ राख, ई पहेली कर माने का होवी। ऑप्शन नंबर पहला है परछाई, दूसरा ताला चाबी, तीसरा चियारी, और चौथा जो ऑप्शन नंबर है फूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि परछाई जो है कहीं नहीं छूटता। यहाँ क्या बोल रहे हैं, जात हिस तो जात हिस, मोके छोड़ राख, मतलब कि ये होता है ना कि आप कभी नहीं छोड़ सकते हैं, परछाई आपके पीछे पीछे ही जाता है ना। जहाँ आप जाइएगा जस्ट अपोजिट ऑफ द लाइट आप रहिएगा तो परछाई बनेगा ही, तो कभी नहीं छूटता, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? चलिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पेट कुनिया कांदेक मुहावरा कर माने का होवी। ऑप्शन नंबर पहला है अनुसरण करना, दूसरा पछताना, तीसरा आराम से सोना, या फिर चौथा सोना, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा कितना? इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पछताना होता है, ठीक है। पछताना यानी कि हम पछतावा किसी बात का, किसी चीज़ का कर रहे हैं, तो उसको मुहावरा में हम लोग पेटकुनिया कांदेक बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी यह जो चैनल है स्टार्टर है, बहुत ही स्टार्टिंग चैनल है, शुरू से है, तो आप लोग हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिए जल्दी जल्दी, है ना। चलिए यहाँ देख लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर वीडियो कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिले, बिकॉज इतना अच्छा कंटेंट है। हम दावा के साथ कर सकते हैं कि कोई यूट्यूब चैनल के पास अभी तक कोई नहीं ऐसा कंटेंट नहीं डाला। मैं अपने खुद का पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, आप उसमें देख सकते हैं। और हाँ, आप लोग के लिए एक खुशखबरी है, नागपुरी जो लोक संगीत है ना, वो टोटल बुक का 1 लाइनर आने वाला है वीडियो, ठीक है। 1 से 2 दिन के अंदर वो वीडियो बन जाएंगे, वो PDF बन जाएंगे और वीडियो अपलोड हो जाएंगे। और उसके बाद पूरे लोक संगीत का आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, नागपुरी लैंग्वेज पेपर है ना, तो उससे लड़ेगा ही लड़ेगा, अगर नागपुरी लोक संगीत से प्रश्न आते हो तो, ठीक है। एकदम कोई नहीं रोक सकता। इस बार तो आप लोग को दिलाकर ही रहेंगे, है ना। तो लोक संगीत का जो है अभी 1 लाइनर, उसके बाद 2-4 दिन बाद उसका टोटल MCQ आ जाएगा। तो आप ये ना ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखिए और खूब एकदम शेयर कीजिए वीडियो को, है ना। चलिए, सब मछली डैश होलक, ई कहावत के पूरा करूं। ऑप्शन नंबर कबूतर होलक, दूसरा पैसा होलक, सब मछली पैसा होलक, सब मछली चिड़िया होलक, सब मछली बेंग होलक, है ना। तो ई कहावत के पूरा करूँ तो इसका जो ऑप्शन नंबर ओरिजिनल है वो बेंग हो जाएगा, यानी कि सब मछली बेंग होलक, यानी कि जितना मूल्यवान वस्तु है ना, सब मछली बेंग, यहाँ बेंग होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थ क्या हो गया? तो इसका अर्थ है कि जो जितने भी मूल्यवान वस्तु है ना, वो सब बेकार सा हो गए, ओके। तो यही बोलना चाहता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। जनाना के भेष में नाचेक वाला मर्द के का कहल जाइला। जनाना कर भेष में नाचेक वाला मर्द के का कहल जाला। ऑप्शन नंबर पहला है नचनी, दूसरा नटुआ, तीसरा नट करवामन, और चौथा ऑप्शन नंबर जो है 4 है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो 2 है नटुआ, जो जनाना के भेष में नाचे वाला मर्द के का कहल जाला, नटुआ कहल जाला, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लग रहा हो ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सतघरवा कौन समास है? ऑप्शन नंबर पहला मध्यलोपी समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, और चौथा जो है द्विगु समास। ये इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आपके लिए भी तो, अरे आज तो मैं होमवर्क दे ही नहीं रहा हूँ, अरे मेरे माइंड से तो दिमाग से निकल ही गया था। चलिए चलिए चलिए, है ना। दाल भात SW है आपका, दाल भात कौन समासक है ना, दाल भात कौन समासक है, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे कि पुआ और धुसका मध्यलोपी होता है ना, तो ये सब जो है
आपको चारों का एग्जाम्पल, पहले तो इसका आंसर बता देता हूँ। जो इसका होगा द्विगु समास होगा। द्विगु जिसमें पहिल पद संख्यावाचक होता है ना, पहिल पद संख्यावाचक हो तो उसको द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ देखिए सत है यानी कि सात है, यहाँ जो है जो गिनती वर्ड हो रहा है, गिनती आ रहा है, तो ये क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। ठीक है। मध्य लोपी समास किसे कहते हैं, जो मध्य का भाग लोप हो जाता है यानी विलुप्त हो जाता है, जैसे कि पुआ और धुसका, तो यहाँ पुआ धुसका हो गया यानी कि और यहाँ जो है लोप हो गया इसका, ठीक है ना, और का। तो इसी तरह से ये है बहुब्रीहि समास, ये तो जानते ही हैं, जिसका नीला है कंठ, कंठ जिसका है नीला, अर्थात भगवान शिव महाकाल जो आप बोले, है ना। तो इसी प्रकार बहुब्रीहि समास का लेते हैं। पंडित, पंडित 17 नंबर प्रश्न है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा समास को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर पहला है 5, दूसरा 8, तीसरा 4 और चौथा 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन में से बताइए जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि योगेंद्र नाथ तिवारी द्वारा समाज को 8 भागों में बांटा गया है और पीटर शांति नौरंगी द्वारा 5 भागों में बांटा गया है। पीटर 5 है ना, याद है आप लोग को, चलिए बहुत बार करा चुके हैं। बिंदुराज सिजिल की तैयारी कर रहे हैं, ये कौन क्रिया में आवेला। ऑप्शन नंबर पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया, तीसरा द्विकर्मक क्रिया और चौथा कोई नहीं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ या आपसे बोलना चाहता हूँ कि जब आप पूरे व्याकरण का जो हम मैराथन क्लास 5 घंटे कराए हैं वो अभी तक आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको व्याकरण में, नागपुरी व्याकरण में मास्टर बनना है तो वो वीडियो पक्का देख लीजिएगा। ओके, एकदम डिट्टो, एक भी गलती ना कीजिएगा नागपुरी व्याकरण में। और नागपुरी व्याकरण का सेट है, उसका भी 5 घंटे का क्लास है, कम से कम उसमें 1500 मतलब इतना क्वेश्चन सारा कराया गया होगा, 1500, हाँ मतलब कि बहुत सारा क्वेश्चन कराया गया है, ठीक ना। तो वो ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा, है ना। तो बिंदुराज जो है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया उसमें बताए हैं, वो वीडियो में तो बता ही दिए हैं, लेकिन यहाँ भी बता देते हैं सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक ना। जिसमें क्या और क्यों का अर्थ मिल जाए ना, वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे मैं मोबाइल चला रहा हूँ तो मैं क्या चला रहा हूँ, तो मोबाइल, यानी कि ये सकर्मक है। अब मैं चला रहा हूँ तो मैं क्या चला रहा हूँ, तो यहाँ क्या का आंसर नहीं मिल रहा है, देन अकर्मक क्रिया, ठीक है। और जिसमें 2 क्रिया का जो होता है उपस्थिति होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये जो है सकर्मक क्रिया है बिंदुराज के बारे में, ठीक है। आनंद एखने एखन बाजार गेलक, ई कौन कालकर उदाहरण है के। आनंद एखने एखन मतलब अभी ही गया है, आनंद अभी तुरंते बाजार गया है, ये कहने का मतलब ये है। तो ये कौन काल कर उदाहरण है कि ऑप्शन नंबर पहला है पूर्ण भूतकाल, दूसरा ऑप्शन जो है अपूर्ण भूतकाल, तीसरा साधारण भूतकाल और आसन भूतकाल, चौथा ऑप्शन नंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हो जाएगा आसन भूतकाल। आसन भूतकाल किसे कहते हैं, तभी तो आप लोग, जैसे कि अभी मुझे पता ही नहीं रहता तो मुझे कैसे पता चलता कि आसन भूतकाल ही का यह उदाहरण है। ये तो साधारण भूतकाल का भी तो हो सकता है, अपूर्ण भूतकाल का भी तो हो सकता है, या पूर्ण भूतकाल का भी तो हो सकता है। नहीं, यह आसन भूतकाल है। आसन भूतकाल में होता है ना कि जो क्रिया अभी अभी तुरंत हुआ है, जो क्रिया अभी अभी हुआ है, तुरंत हुआ है, उसको आसन भूतकाल कहा जाता है। बस ये शॉर्ट ट्रिक याद कीजिएगा, है ना, याद रख लीजिएगा माइंड में। एक्चुअली जो भी वीडियो देखिएगा होमवर्क में जरूर लिखिएगा, एक पेन और कॉपी जरूर ही लिखिएगा, रखिएगा और अपने पास लिखने के लिए, बिकॉज बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ बताए जाते हैं और आपको उसको नोट डाउन करना है, जो कि आपके एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सके, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो काम तुरंत अभी तुरंत हुआ है ना, अभी अभी हुआ है, उसको आसन भूतकाल कहते हैं। यहाँ देखिए क्या है, जो आनंद है ना, आनंद एखने एखन बाजार मतलब अभी अभी गया, देन आसन काल, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम निम्न में से कौन है। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर पहला है का, दूसरा कने, तीसरा केकरो और चौथा कोनो और पांचवा जो ऑप्शन नंबर है 3 और 4 है। देखिए अनिश्चयवाचक बोल रहा है जिसमें निश्चित नहीं है ना, निश्चित नहीं है। ई उ उमन ये सब क्या कहलाता है, ईमन ये सब निश्चित कहलाता है कि ऊ गया, यानी कि ऊ गया था तो ऊहे गया था। ई मोबाइल है तो यही मोबाइल है तो यही मोबाइल है, ये निश्चित हो गया। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कोनो गैल होगा, ये निश्चित नहीं है, कोनो गया होगा बाजार। मम्मी पूछ रही है कि बेटा छोटका बेटा बाजार गया है, तो बोले कि पता नहीं माँ कोनो गया होगा। तो यहाँ अनिश्चय दर्शा, अनिश्चितता दर्शा रहा है। ओके,
यानी कि कोनो केकरो, ये सब क्या है, यही दोनों है। ये सब तो का और कने जो है ये प्रश्नवाचक, अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछे तो ये दोनों है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछे तो ये दोनों है, कोनो और केकरो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका 5 हो जाएगा और 5 सही आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण बताऊं। निम्न में से जो 21 नंबर प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि निम्न में से अल्प प्राण बताऊं, तो आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर पहला है द, दूसरा ब, तीसरा थ और चौथा 1 और 2 दोनों आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। तो देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहा जाता है। ये तो हम बार बार रिपीट करवाएंगे भाई, जब भी अल्प प्राण का क्वेश्चन आएगा ना तो हम अल्प प्राण का कोड जरूर बताएंगे, क्योंकि यही सब होता है ना, ये छोटी छोटी गलतियां होती है जो लड़का लोग, विद्यार्थी लोग सोचते हैं ना, भाई लोग सोचते हैं क्या, अरे मुझे तो पता ही है ना, मैं क्यों याद करूं, मुझे अल्प प्राण का कोड पता है, हम जानते हैं, मुझे महाप्राण का कोड पता है। लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाइएगा ना तो 0/0 हो जाता है ना, सन वहाँ हो जाता है माइंड। आप महाप्राण का कोड लिख दीजिएगा, अघोष का लिख दीजिएगा, सघोष का लिख दीजिएगा, है ना। तो यहाँ देखिए जो अल्प प्राण का कोड है 1-3 है। जैसे 1-3 कहने का क्या मतलब, 1-3 कहने का मतलब ये है कि क, ख, ग, घ ये अंग हो गया, तो इसमें मुझे अल्प प्राण निकालना है। तो 1-3 जो 1 पर है ना, 1 पर कौन सा है, क, 1 2 3 4 5, ये 5 को हुआ। तो 1 पर कौन है, क है, और 3 पर कौन है, ग। तो ये दोनों क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया, ठीक है। अब महाप्राण हम क ख ग घ अंग में जो हम छाटने के लिए बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, तो 2 और 4 यानी कि ख और घ क्या हो जाएगा, महाप्राण कोड, ये महाप्राण हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग को अल्प प्राण और महाप्राण अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही च का पूरा लिखिए, छ का, ट का, त का और प का, ये सब चारों का लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिखाइए कि अल्प प्राण कौन है और महाप्राण कौन है, ठीक है। बहुत सारे बुक में गलत दिए रहते हैं, तो गलत चीज़ मत पढ़िए, जो ये बताया जा रहा है वो एकदम 110% सही है ना। गांठ बांध लीजिए, क्योंकि जब भी हम अल्प प्राण पढ़ाते हैं तो उसमें कोई ना कोई कमेंट करते ही हैं, लेकिन हाँ कमेंट में उनको सही जवाब ही मिलता है ना। तो वो कभी यहाँ गलत नहीं पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है गलत हो सकता है, ऐसा नहीं, गलत हो सकता है। तो आप लोग को बोलते ही है कि अगर कहीं अगर मिस्टेक हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिए, है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, नागपुरी संस्कृति में निम्न में से कौन गीत गर्मी में गावल जाइला। नागपुरी संस्कृति में जो है निम्न में से कौन गीत गर्मी में गावल जाइला। चलिए तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर पहला है कितना, पहला है डमकच, दूसरा पावस, तीसरा उदासी और चौथा जो ऑप्शन नंबर है बंगला झूमर। तो इन जो है चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है 3 उदासी होगा। यानी कि हम लोग सभी जानते हैं कि गर्मी के दिन में परेशान होकर, जब गर्मी से परेशान होता है आदमी ना, तो उस टाइम उदासी गीत का जो होता है गायन होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्माकर निम्न में से कौन खंड काव्य नागपुरी जगत में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर पहला बिंदेश्वरी मिश्रा, दूसरा विप्लवी महान, तीसरा जय गोविंद मिश्र और जो है चौथा दुर्गानाथ राय। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विप्लवी महान जो है शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा खंड काव्य लिखा गया है ना। तो ये बात जो कि ये नागपुरी जगत में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये सब के लिए कन्फ्यूज़न न अपने माइंड में पैदा कीजिएगा, बिकॉज जो भी पढ़ाया जाता है अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है ना, सोच समझ कर, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न देवल में से प्रेम लहरी का प्रकाशन कौन साल हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला है 1948, दूसरा 1956, तीसरा 1957 और चौथा 1855, है ना। तो 1855, इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1957 में जो है प्रेम लहरी का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, डमकच राग में माता अपने बेटी को क्या सिखाती है। डमकच राग में माता अपने बेटी को क्या सिखाती है। ऑप्शन नंबर पहला है रास्ते चले तो माथा झुकाकर चले, ठीक है। दूसरा ऑप्शन नंबर है पिता की कुल जो है प्रतिष्ठा की रक्षा करे, और तीसरा जो है शान से चले, और चौथा ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि जब डमकच राग में अपने जब बेटी का विदाई होता है उस टाइम अपने जो माता है अपनी बेटी को क्या सिखाते हैं कि रास्ता जब भी वो चले तो माथा झुकाकर चले, और पिता की कुल प्रतिष्ठा वह
एकदम बचा कर रखे, उसका इज्जत रखे उनका, ठीक ना। तो ये सब बोला जाता है अपने माता के द्वारा डमकच राग में, है ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब, जो कि ये रहा हम लोग का 26 नंबर प्रश्न, है ना। मानव समूह के गीतों को लोकगीत कहा जाता है, ठीक है। वह मुख्यतः ग्रामीण है, वह मुख्यतः ग्रामीण है। यह बात कौन बोले? मानव समूह के गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है और वह मुख्यतः ग्रामीण है, यानी कि ग्रामीण के द्वारा ही लोकगीत कहा जा सकता है या फिर गीतों को गाया जा सकता है। तो यह कौन बोले हैं? ऑप्शन नंबर पहला है डॉक्टर हरजोग, दूसरा त्रिपाठी जी, तीसरा श्री सुधांशु और चौथा ऑप्शन नंबर आचार्य आनंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, जॉर्ज हरजोग जो हैं ये बात बोले हैं कि मानव समूह के गीतों को लोकगीत कहा जाता है, और जो लोकगीत कहा जाता है वह कौन है? तो मुख्यतः वह ग्रामीण है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। मराठी प्रोवर्ब्स के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर पहला है मैनमारिंग, दूसरा जॉन क्रिश्चियन, तीसरा ऑप्शन नंबर जो है सत्येंद्र और चौथा जो है कन्हैया लाल, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मैनमारिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैनमारिंग कहावत को कितने भागों में बांटा? मैनमारिंग कहावत को कितने भागों में बांटा? ऑप्शन नंबर पहला है 14, दूसरा नंबर है 11, तीसरा 6 और चौथा ऑप्शन नंबर है 8, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 28 का सही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 14 भागों में जो है मैनमारिंग कहावत को बांटे हैं 14 भागों में, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोलता है? डॉक्टर कन्हैया लाल ने कहावत को कितने भागों में वर्गीकरण किया है? डॉक्टर कन्हैया लाल ने कहावत को कितने भागों में बांटा है? चलिए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर पहला है 5 भागों में, दूसरा 8, तीसरा 9 और चौथा जो ऑप्शन नंबर है 6 भागों में, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 8, यानी कि कन्हैया लाल ने कहावत को 8 भागों में बांटे हैं, ठीक है। कितने भागों में? 8 भागों में। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। मौखिक परंपरा किसी भाषा की प्रधान कसौटी है, केकर गोइठा के? जो मौखिक परंपरा है किसी भाषा की प्रधान कसौटी है, ये केकर गोइठा के? ऑप्शन नंबर पहला है सिज्विक, दूसरा गुमर, तीसरा हडसन और चौथा ऑप्शन नंबर जो है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि यह जो है गुमर यह बात बोले हैं कि मौखिक परंपरा किसी भाषा की प्रधान कसौटी है। कौन बोले हैं? गुमर, यानी कि मर मुँह, यानी कि अपना मुंह से बोले हैं मौखिक, गुमर, है ना। तो आदमी गुमसुम कैसे रहता है? ना बोलता है तभी नहीं, यानी कि मुख से नहीं बोलता है तभी तो गुमसुम रहता है, तो वही मुख, अब यहाँ मौखिक याद रखिएगा प्रधान कसौटी बोले हैं, है ना। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोक गाथा शास्त्र के बंधन से मुक्त है, किसने कहा? लोक गाथा जो है शास्त्र के बंधन से मुक्त है, यह बात कौन नागपुरी कवि बोला है? यहाँ देख लीजिए, रॉबर्ट ग्रेप्स, सिज्विक, तीसरा ऑप्शन नंबर कृष्णदेव उपाध्याय और चौथा ऑप्शन नंबर गुमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रॉबर्ट ग्रेप्स यह बात बोले हैं कि लोक गाथा जो है शास्त्र के बंधन से मुक्त है, ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ से अब CGL का स्टार्ट होता है ना, और ऊपर तक था टोटल का, जो JPSC कर रहे हो या CGL का या फिर 12th लेवल या 10th लेवल, है ना। तो चलिए यहाँ CGL के लिए 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनमोहनी कविता में कितना को पद आए? ऑप्शन नंबर पहला है 5, दूसरा 4, तीसरा 6 और चौथा ऑप्शन नंबर 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है, यानी कि 4, मनमोहनी कविता में 4 गो पद आए, ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से पौराणिक गौरी नंदन शर्मा के द्वारा लिखल कविता कौन है? निम्न में से पौराणिक गौरी नंदन शर्मा के द्वारा लिखल कविता कौन है? चलिए देखते हैं कौन है। ऑप्शन नंबर जो पहला है मनमोहनी है, दूसरा रिंग चिंगिया, तीसरा झारखंड वन्ना और चौथा राम रघुवरे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 33 का जो है 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि राम रघुवरे, ठीक है, राम रघुवरे इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो अभी लाइन बोल रहे हैं वो कौन कविता से लिया गया है, ये जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जागा रे नागपुर कर वीर धीर जागा, ई पंक्ति कौन कविता से लेवल गल है के? ऑप्शन नंबर पहला है जवानी जब जागेला, दूसरा आह्वान, तीसरा चांद मुस्काए, ठीक है, और चौथा ऑप्शन नंबर हमरे कर नागपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि आह्वान से लिखा गया है। और आपका SW है कि आह्वान कौन लेखक कर रचना है ना। ये बनकेवरा भागवन की कविता है, जो आह्वान कौन ये कवि लिखे हैं ये जरूर बताइएगा, ठीक है। साहू बहरे कितना दिन के लिए गया था? सहुआइन साहू याद है ना, कौन? तिरिया चरित्र वाला साहू जो है कितना महीना के लिए वह बाहर सामान खरीदने या बेचने गया था? ऑप्शन नंबर देखिए, पहला है 3 महीना, दूसरा 4 महीना, तीसरा 5 महीना या फिर चौथा 6 महीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 3 महीना के लिए गया था। और यह बात बताइए कि जो सहुआइन की बहन थी, है ना, राजा को वह कितने महीना बाद मिली थी और कौन गज के नीचे, है ना। ये भी आप दोनों क्वेश्चन को जरूर लिखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 3 महीना, है ना। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। सास ससुर को दूध भात खिलाने का कौन बात किया? सास ससुर को दूध भात खिलाने का कौन बात किया? ऑप्शन नंबर पहला है मंझली, दूसरा बड़की, तीसरा छोटकी और चौथा सभी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है छोटकी हो जाएगा। और देखिए आपको अगर टोटल आप जैसे CGL या फिर JPSC जो 11th JPSC है उसका प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देखिए अभी आएगा आपका प्ले लिस्ट में, तो वो प्ले लिस्ट को जरूर प्ले ऑन करें, बिकॉज नागपुरी का फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल क्लास AD झारखंड क्लासेस के द्वारा करा दिया जा चुका है। तो ये आप प्लेलिस्ट में जाइए और पूरे वीडियो को एंजॉय कीजिए, और टोटल सेट भी, और अभी जो है सेट बहुत सारे कराए जाएंगे, तो वो सेट को भी देखिए। और बहुत सारे मैराथन क्लास कराए गए हैं, जैसे कि नागपुरी लोक साहित्य है जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है, उनका शॉर्ट नोट्स और MCQ दोनों अवेलेबल है ना, और उससे ही एग्जाम। धन्यवाद, जय हिंद।